गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और एयर इंडिया के इस विमान को देखिए, आगे का पहिया गायब है, व्हील का हाइड्रोलिक्स रनवे पर धंस चुका है। ये तस्वीर 11 मार्च 2026 की है। ये कोई बड़ा हादसा नहीं था दोस्तों, लेकिन हम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि हर बड़े हादसे की शुरुआत छोटे छोटे हादसे से शुरू होती है। एक गलती और एक भयानक हादसा होने में देर नहीं लगती। क्या हुआ था इस प्लेन के साथ, कैसे इस प्लेन की ये हालत हो गई, आइए पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद बोइंग 737 मैक्स 8 का एक विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। प्लेन में कुल 138 लोग सवार हो गए। इस प्लेन को हैदराबाद इंडिया से पुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट थाईलैंड जाना था। सुबह के करीब 6:23 प्लेन टेक ऑफ कर गया। करीब 5 घंटों में इस प्लेन को थाईलैंड में लैंड कर जाना था। धीरे धीरे ये प्लेन अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर पहुंच गया और समुद्र के रास्ते से होते हुए थाईलैंड की ओर निकल गया। प्लान के अनुसार पुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में प्लेन को समुद्र के साइड से लैंड करना था, यानी कि रनवे 09 पर। बात करें इस एयरपोर्ट की तो ये एक सिंगल रनवे का एयरपोर्ट है, जिसका नंबर रनवे 09 और रनवे 27 है। अब क्योंकि एक एयरपोर्ट को तभी इंटरनेशनली ऑपरेट किया जा सकता है जब एयरपोर्ट में आईएलएस यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम मौजूद हो। मे भी इसीलिए इस पुकेट एयरपोर्ट में आईएलएस रनवे के एक साइड में ही था। रूल के अनुसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आईएलएस का होना जरूरी तो होता है, लेकिन दोनों तरफ हो ये जरूरी नहीं होता। शायद इसलिए इस एयरपोर्ट में रनवे 09 की ओर आईएलएस नहीं था, जबकि रनवे 27 की ओर आईएलएस की फैसिलिटी मौजूद थी। आईएलएस को अगर मैं 2 लाइन में बताऊं तो एक ऐसी तकनीक जो प्लेन को रनवे के बीच अलाइन करता है, साथ ही एल्टीट्यूड को मेंटेन करके प्लेन को ग्लाइड स्लोप में बनाए रखता है। ग्लाइड स्लोप रनवे के थ्रेशोल्ड लाइन से 2.8 से 3.5 डिग्री के एंगल को कहा जाता है। किसी भी प्लेन को सुरक्षित लैंड कराने के लिए प्लेन के एल्टीट्यूड को इन्हीं एंगल के बीच रखना पड़ता है। अब एयर इंडिया धीरे धीरे अपने एल्टीट्यूड को डाउन करना शुरू कर दिया। एटीसी ने कहा कि आप रनवे 09 पर लैंड कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों बाद प्लेन रनवे 09 से अलाइन हो गया। अब धीरे धीरे प्लेन रनवे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन इसी दौरान लैंडिंग पाथ में कुछ गड़बड़ी हो गई। नतीजा, इस प्लेन ने हार्ड लैंडिंग किया। पहले तो प्लेन का दोनों पहिया रनवे से टच हुआ, इसके बाद ये जंप करके ऊपर उछल गया और फिर ये नोज के बल रनवे से टकराया। इस टकराव का इम्पैक्ट इतना अधिक था कि आगे का पहिया ही टूटकर अलग हो गया। इसके बाद हम देख सकते हैं ढेर सारा डस्ट उड़ने लगा। व्हील का जो हाइड्रोलिक पार्ट था वो रनवे से रगड़ खाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कैसे जिग जैग पैटर्न में प्लेन आगे बढ़ रहा था। फाइनली ये प्लेन रुक गया और प्लेन में सवार सभी यात्रियों की जान बच गई। बाद में हाइड्रोलिक जैक की मदद से प्लेन के नोज को ऊपर उठाया गया और इसके बाद प्लेन को रनवे से हटाया गया। कई घंटों तक एयरपोर्ट बंद रहा। इस हादसे की वजह से कई फ्लाइट डिस्टर्ब हो गई। अब क्योंकि इस एयरपोर्ट में सिंगल रनवे था, इसलिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा किसी दूसरे प्लेन को लैंडिंग या टेक ऑफ कराने का। यही वजह है कि कई सारे फ्लाइट्स डिले हो गई। कई सारे फ्लाइट्स को अल्टरनेट एयरपोर्ट में ले जाना पड़ा। अब बात करते हैं कि ये हादसा क्यों और कैसे हुआ। तो देखो, ये बात तो 100% कंफर्म है कि प्लेन लैंडिंग करने के लिए आईएलएस का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जो प्लेन को रनवे से अलाइन करने में मदद करता है और प्लेन को एक परफेक्ट एंगल में बनाए रखता है। यहाँ तक कि प्लेन का ऑटो पायलट प्लेन के इंजन के थ्रोटल को भी ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। इतने सारे गाइडेंस के बाद प्लेन एकदम मक्खन जैसा लैंडिंग कर सकता है। अब क्योंकि इस एयरपोर्ट में आईएलएस सिर्फ रनवे 27 की ओर था और प्लेन रनवे 09 की तरफ से लैंड कर रहा था, इट मींस पायलट खुद मैन्युअली एल्टीट्यूड को मैनेज कर रहे थे और प्लेन को रनवे के सेंटर लाइन में बनाए रखे हुए थे। हालांकि वो रिवर्स आईएलएस का भी यूज कर सकते थे, पर कई बार रिवर्स आईएलएस एक्यूरेट नहीं होता। ऊपर से विजिबिलिटी इतनी अच्छी थी, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर आसानी से देखा जा सकता था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। ये उस वक्त का वेदर इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर VTSP एयरपोर्ट को इंडिकेट करता है। 110600 ये डेट और टाइम इंडिकेट करता है। ये विंड का डायरेक्शन है 90 डिग्री और 8 नॉट्स। 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच विंड का डायरेक्शन था। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर थी। क्लाउड 2000 फीट पर था। ये प्रेशर है और अगले 2 घंटे तक मौसम ऐसा ही रहने वाला था। ये कंडीशन परफेक्ट था बिना आईएलएस के विजुअली रनवे को देखकर प्लेन उतारने का। यही वजह है कि एयर इंडिया को उड़ा रहे पायलट रनवे 09 पर लैंड करने का डिसीजन बनाया। लेकिन लैंडिंग के दौरान एक गड़बड़ी हो गई।
जिसकी वजह से प्लेन को हार्ड लैंडिंग कराना पड़ा। हार्ड लैंडिंग बहुत से कारणों से हो सकता है। जब प्लेन का स्पीड अधिक हो, प्लेन जरूरत से अधिक ऊपर हो, या लैंडिंग कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी हो जाए, हवा का बहाव अचानक से बदल जाए, ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से प्लेन हार्ड लैंडिंग करता है। लेकिन एयर इंडिया के केस में मौसम बिल्कुल साफ था, हवाएं भी धीमी चल रही थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये कोई पायलट एरर था? क्या लैंडिंग के दौरान पायलट से कुछ गड़बड़ी हो गई? वेल, इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। मुझे इस हादसे का सबसे बड़ा कारण PIO यानी कि पायलट इंड्यूस ऑसिलेशन लगता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक एरर का नाम है। मान लो ये एक प्लेन है, पायलट ने जब प्लेन के एल्टीट्यूड को डाउन किया तो वो जरूरत से अधिक नीचे चला गया। पायलट ने जब ऊपर उठाया तो वो जरूरत से अधिक ऊपर उठ गया, फिर नीचे किया गया तो जरूरत से अधिक नीचे चला गया। ऐसे केस में पायलट के योग के मूवमेंट के हिसाब से प्लेन का जो रिस्पॉन्स है वो सिंक नहीं होता। इसे हम एविएशन की भाषा में पायलट इंड्यूस ऑसिलेशन कहते हैं। इसे हम इस ग्राफ से और भी आसानी से समझ सकते हैं। ये पिंक लाइन बताता है कि पायलट ने कितना कंट्रोल का इस्तेमाल किया। ये ब्लू लाइन प्लेन के रिस्पॉन्स को बताता है। इस पॉइंट पर हम पिंक लाइन को देख सकते हैं। पायलट ने थोड़ा सा कंट्रोल का यूज किया और प्लेन का पिच एंगल थोड़ा सा चेंज हुआ। इस पॉइंट पर पायलट ने ऑलमोस्ट उतना ही कंट्रोल का यूज किया, लेकिन यहाँ पर पिच अधिक चेंज हुआ। सिमिलरली इन 3 पॉइंट्स में भी हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट एक ही अमाउंट में कंट्रोल का यूज किया गया, पर प्लेन का पिच कभी अधिक तो कभी कम रिस्पॉन्स किया। ऐसे केस में प्लेन ऊपर नीचे होने लगता है। कई बार पायलट कंट्रोल करने की कोशिश करे तब भी ये ऑसिलेशन जारी रहता है, इवन लैंडिंग के समय भी। मुझे लगता है यही एयर इंडिया के साथ हुआ होगा। एयर इंडिया के इस एक्सीडेंट के बाद बोइंग के सपोर्टर्स को एक बहाना मिल गया कि पायलट एरर है। कई लोग तो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि इंडियन पायलट बोइंग के बदनामी में लगे हुए हैं, इन्हें मैनुअली प्लेन उड़ाना ही नहीं आता। और मैं 100% ये कह सकता हूँ दोस्तों कि इन जैसे लोगों को पायलट इंड्यूस ऑसिलेशन के बारे में भी पता नहीं होगा। हर चीज का एक कारण होता है, हमें उन फैक्चुअल कारण को दोष देना चाहिए। एक प्लेन में ऑसिलेशन कई कारणों से हो सकता है। प्लेन का कंट्रोल का अधिक सेंसिटिव होना, कंट्रोल सिस्टम में लैग होना, हाइड्रोलिक्स में प्रॉब्लम होना, हवा का बहाव अचानक से बदल जाना, नोज को अप डाउन करने के चक्कर में पायलट के द्वारा ओवर करेक्शन कर दिया जाना। इन सब कारणों की वजह से प्लेन में ऑसिलेशन की संभावना बढ़ जाती है। और अगर ये लैंडिंग के दौरान हो गया तो प्लेन हार्ड लैंडिंग कर सकता है। लैंडिंग के दौरान प्लेन का टेल स्ट्राइक भी हो सकता है। बोइंग 737 के केस में प्लेन का विंग रनवे से भी टकरा सकता है और विंग्स में भरा होता है ढेर सारा फ्यूल, जो पलक झपकते ही एक आग के गोले में बदल सकता है। तो इतने सारे खतरों के बीच पायलट ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन्होंने प्लेन को रनवे से भटकने नहीं दिया। सिर्फ एक टायर और कुछ नट बोल्ट्स की डैमेज हुई, बाकी पूरा का पूरा प्लेन सही सलामत है। किसी भी यात्रियों को चोट भी नहीं लगी। नो डाउट ये हादसा बहुत बड़े खतरे का रूप ले सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे जो लगता है दोस्तों मैंने वो बता दिया। बाकी आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट खुला है बता सकते हैं, साथ ही अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।